नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वाक्य के लक्षण या वाक्य की आवश्यकताएं। अर्थात जब हम लोग एक वाक्य की फॉर्मेशन करते हैं, वाक्य की रचना करते हैं तो उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए या उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए। इस वीडियो में हम इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग वाक्य की परिभाषा पर अध्ययन कर लेते हैं कि वाक्य की परिभाषा है क्या। सार्थक शब्दों का समूह जो भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण हो उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात कोई भी ऐसा सार्थक शब्दों का समूह जो किसी भी भाव को व्यक्त करने में पूर्ण होता है उसे ही हम लोग वाक्य कहते हैं, अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए व्यक्त जो है वो इस तरीके का लिखा गया है। एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में जो फॉन्ट है वो क और त को संयुक्त रूप में लेता है। वास्तव में ऐसा लिखा होना चाहिए, आप इसे इसी सेंस में ले, लेकिन मेरे कंप्यूटर में जो फॉन्ट है वो व्यक्त को इस तरीके से ले लेता है। अब हम लोग देखते हैं वाक्य की आवश्यकताएं या वाक्य के लक्षण। देखिए, वाक्य के लिए 5 बातों का होना अत्यंत आवश्यक है। पहला, सार्थकता। दूसरी, योग्यता। तीसरा, आकांक्षा। चौथा, सन्निधि। और पांचवा, अन्विति। ये 5 तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम लोग विशेष द्रष्टव्य डालें तो इसमें पदक्रम का होना भी बहुत आवश्यक है। हालांकि जो भाषाविद है या जो भाषा वैज्ञानिक है उन्होंने पदक्रम को इन 5 तत्वों में नहीं शामिल किया है, लेकिन मेरे हिसाब से पदक्रम का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। अब हम लोग देखते हैं सार्थकता। वाक्य में सार्थकता की क्या आवश्यकता है। तो सार्थकता का आशय यह है कि वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, अर्थ से परिपूर्ण होने चाहिए। जैसे मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, तो इस वाक्य में जितने भी पद हैं या जितने भी शब्द हैं वो सब मीनिंगफुल हैं। उसी प्रकार देखिए, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, दूसरे वाक्य में भी जितने भी पद हैं वो सब मीनिंगफुल हैं। तो वाक्य की जो पहली आवश्यकता है वो यह कि इसमें सार्थकता होनी चाहिए, सभी शब्दों सभी पदों का अर्थ होना चाहिए। दूसरी जो आवश्यकता है वो है योग्यता। योग्यता कहने का मतलब हुआ या योग्यता से तात्पर्य यह है कि शब्दों अर्थात पदों, याद रखिएगा, शब्द जब तक स्वतंत्र रहते हैं तो उन्हें शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे जब तक मैं घर में रहूँगा तो एक आम इंसान रहूँगा, जैसे ही मैं स्कूल चला जाता हूँ तो वहाँ मुझे एक डिजिग्नेशन मिल जाती है, और वो एक डिजिग्नेशन जो होता है टीचर या शिक्षक का। ठीक उसी प्रकार जब तक शब्द डिक्शनरी में रहते हैं तब तक वो शब्द कहलाते हैं, जैसे ही वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं वो पद का रूप धारण कर लेते हैं। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, कभी वो क्रिया बन जाती है, कभी वो कर्म का रूप ले लेता है, कभी कर्ता बन जाता है, इसीलिए उसे हम लोग कहते हैं पद। तो योग्यता से तात्पर्य यह है कि शब्दों की आपस में संगति बैठे, तालमेल बैठे, शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव का बोध कराने की योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। जिस प्रसंग में बात हो रही है उस प्रसंग के अर्थ को व्यक्त करने की उसमें क्षमता, उसमें योग्यता होनी चाहिए। कैसे? देखिए, मुझे आग खाना अच्छा लगता है। अब सिंपल सी बात है कि किसी को आग खाना, ये तो अननेचुरल सी बात हो गई कि आग कौन खाता है। आग तो कोई नहीं खाता, और मैं यहाँ कह रहा हूँ मुझे आग खाना अच्छा लगता है। तो वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से सही है, मीनिंगफुल अर्थात सार्थक शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, बावजूद इसके ये वाक्य जो है ये सही नहीं है क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए, गाय हमें पनीर देती है। गलत बात। गाय हमें दूध देती है, दूध का एक प्रोडक्ट है पनीर, गाय हमें डायरेक्टली पनीर नहीं देती। तो यहाँ पर शब्द सार्थक है लेकिन वाक्य में योग्यता का अभाव है। ठीक उसी प्रकार तीसरा एक वाक्य देखिए, वह पौधे को बालू से सींचता है। सिंपल सी बात है, वो पौधे को सींचता है ये लिख दीजिएगा तो समझ जाएगा, क्योंकि सींचना मतलब पानी से ही सींचा जाता है। लेकिन यहाँ जब बालू को यहाँ हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं, इससे इस वाक्य की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। हाँ, यहाँ एक बात आपको जरूर ध्यान देनी है, योग्यता में उलट बांसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब ये उलट बांसी क्या होती है, देखिए, उलट बांसी कहने का मतलब हुआ किसी को घुमा फिरा कर जब हम कोई बात समझाते हैं और उस स्थिति में हम लोग जैसे शब्दों या जैसे वाक्यों या जैसे पदों का प्रयोग करते हैं उसे उलट बांसी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
पानी बीच मीन प्यासी। मीन का मतलब हुआ मछली, फिश। तो ये तो सामान्य सी बात है कि पानी के बीच मछली प्यासी कैसे रह सकती है, वो तो पानी में ही है। तो यहाँ पर उलट बांसी का प्रयोग किया गया है हम लोगों को समझाने के लिए। मोही सुनी सुनी आवत हांसी, ये कबीर का है। आत्मज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या क्यासी। आपके पास आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, खुद का ज्ञान ही नहीं है, और आप मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में भगवान को ढूंढने लगे हैं, जबकि भगवान तो कण कण में व्याप्त है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं उलट बांसी। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरी आवश्यकता, जो है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा, जानने की इच्छा, जिसे जिज्ञासा भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्यूरियोसिटी भी कहते हैं। अर्थ की पूर्णता, वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पूरा अर्थ दे। अगर हम लोग किसी से कुछ वाक्य कह रहे हैं तो हम लोगों को ऐसे वाक्य का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे श्रोता हमारे भाव को पूर्णतः समझ पाए। ऐसा ना कि हम लोग कुछ उसमें हिडन कर ले, उसे सुनकर भाव पूरा करने के लिए कुछ जानने की आकांक्षा ना रहे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, सुहाना रह गई। अगर मैं किसी से ये कहूँगा सुहाना रह गई, तो जरूर सवाल उठेगा कहाँ रह गई, तो सुहाना घर पर रह गई। राहुल ने रख दिया, अरे क्या रख दिया? राहुल ने किताब रख दिया, राहुल ने गिलास रख दिया। मोहन बातें कर रहा है, तो किससे बातें कर रहा है? सुनीता ने कर दिखाया। क्या कर दिखाया? कैसे कर दिखाया? मनुष्य जी क्यों चुराए? किससे? काम से। ठीक है, तो आपको ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना है जिसमें आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं वो पूर्णतः स्पष्ट हो और श्रोता के मन में किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति ना बने। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे, जिसे हम लोग सन्निधि या आसक्ति कहते हैं। सन्निधि और आसक्ति सेम वर्ड है और इसका अर्थ होता है समीपता, नज़दीकी। वाक्य के पदों के बीच अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। अर्थात जब आप कोई वाक्य कह रहे हैं तो उसे एक निश्चित क्रम में और निश्चित समय के इंटरवल में कह दीजिए। ऐसा ना हो कि आप वाक्य का एक पद कह रहे हैं और उसके बाद एक लंबा समय ले रहे हैं और फिर कुछ कह रहे हैं, तो ये वाक्य अपने पूर्ण रूप को प्राप्त नहीं होगा। देखिए, उपयुक्त सभी बातों के रहने पर भी यदि एक शब्द आज कहा जाए, दूसरा कल कहा जाए, तीसरा परसों कहा जाए, तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने केवल वह कहकर छोड़ दिया, आगे मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद या कल या परसों मैं कहूँगा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो ये क्या वाक्य होगा? बिल्कुल नहीं, इसे पागलपन कहेंगे। तो वाक्य में सन्निधि या आसक्ति का भी होना जरूरी है, जिसका अर्थ होता है समीपता। अब हम लोग आ जाते हैं इसके पांचवें पॉइंट पर, जो है अन्विति। अन्विति पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। अगर आप अन्विति का अध्ययन बड़े ही अच्छे से करते हैं तो वाक्य रचना में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अन्विति का अर्थ है व्याकरणिक दृष्टि से एकरूपता, या अन्विति का अर्थ है मेल। इसे अंग्रेजी में कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं। विभिन्न भाषाओं में इसके विभिन्न रूप मिलते हैं, अर्थात सभी भाषाओं में अन्विति अपने अलग अलग रूप में प्रयुक्त होती ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, रमा गए, तो रमा स्त्रीलिंग है, गए पुल्लिंग वाला क्रिया है। राम जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रमा और गए में अन्विति नहीं है, उसी प्रकार राम और जा रही है में भी अन्विति नहीं है, अर्थात कॉन्कोर्डेंस नहीं है, मेल नहीं है, एकरूपता नहीं है। तो हम लोगों को इस बात पर भी ध्यान रखना है कि वाक्य को जब हम लोग बना रहे हैं या वाक्य की रचना कर रहे हैं तो उसमें सटीक अन्विति का प्रयोग करें। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम। व्याकरणिक दृष्टि से इस पदक्रम को वाक्य की आवश्यकताओं में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बदलते दौर में पदक्रम की आवश्यकता भी बन पड़ती है। देखिए, पदक्रम क्या है? पदों का पदक्रम वाक्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाक्य सार्थक और अर्थपूर्ण तभी हो सकता है जब पदों का क्रम निश्चित हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है। आप देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से तो ये वाक्य सही लग रहा है, लेकिन इसमें पदक्रम जो है उसमें थोड़ी सी उलटफेर कर दी गई है। ताजा गाय, गाय ताजा नहीं होती, जबकि दूध ताजा होता है। तो वाक्य होना चाहिए, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, तो पदक्रम की आवश्यकता भी बनी हुई है। या फिर एग्जाम्पल देखिए, नौकर ने बच्चे को काट कर फल खिलाया। अगर हम लोग देखें तो इस वाक्य का अर्थ निकलता है, पहले नौकर ने बच्चे को काटा फिर फल खिलाया, जबकि होना ये चाहिए था कि नौकर ने फल काटा और फिर बच्चे को खिलाया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पदक्रम में थोड़ी सी समस्या आ गई है।
तो पदक्रम भी वाक्य की आवश्यकताओं में या वाक्य के लक्षण में एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वाक्य के जो आवश्यकताएं हैं या वाक्य के जो लक्षण हैं उस पर हम लोगों ने डिटेल अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।